Hey guys, welcome back to Geeks Football Nation। तो एफसी बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो अगेन एफसी बार्सिलोना ने वर्ल्ड फुटबॉल को एक स्टेटमेंट दिया है कि क्यों उनकी जो टीम है, ये जो स्क्वाड है, वन ऑफ द बेस्ट इन द होल यूरोप है। इस सीजन की शुरुआत होते ही एफसी बार्सिलोना ने कल एक ऐसा गेम खेला सेल्टा वीगो के अगेंस्ट में, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि क्यों वो बैक टू बैक मैचेस इतने सारे गोल्स के साथ जीतते आ रहे। और अगेन कल के मैच एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक भी दिखाया एफसी बार्सिलोना में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस मैच के बारे में जो अपन डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन प्लेयर कल का था जाओ कैंसिलो। भाई एफसी बार्सिलोना ने फाइनली 7 साल बाद डैनी एल्वेस का सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट लेके आया, वो मेरे हिसाब से जाओ कैंसिलो है। हालांकि कल के मैच का एमवीपी टर स्टेगन को दिया गया, पर मेरे हिसाब से जाओ कैंसिलो कल के गेम में सबसे बेस्ट था। सबसे पहली बात, एफसी बार्सिलोना जिस चीज से सबसे ज्यादा सफर कर रही है वो है लो ब्लॉक तोड़ना। यानी कि अगर कोई टीम लो ब्लॉक पे बैठ के डिफेंस कर रही है, डीप बैठ के डिफेंस कर रही है, तो एफसी बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस लो ब्लॉक को तोड़ने में। और मेरे हिसाब से कल का गेम एक परफेक्ट एग्जांपल था कि कैसे लो ब्लॉक को तोड़ा जा सकता है अगर ओवरलैपिंग रन निकाला, चाहे वो अक्रॉस द फील्ड हो या वाइड जाके हो या बीच मिड फील्ड में से हो, जो कि जाओ कैंसिलो ने लास्ट विनिंग गोल मारा था और बीच में से ही ओवरलैपिंग रन निकाला था। और गावी ने एक बेहतरीन असिस्ट दिया था जाओ कैंसिलो को। और मेरे हिसाब से उससे पहले का अगर गेम का ओपनिंग गोल एफसी बार्सिलोना के लिए देखा जाए तो जाओ फिलिक्स ने एक बहुत ही बेहतरीन असिस्ट दिया था रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, जिसने मैं बरी कर दिया था उस गोल को। अगेन मैं तुम लोग को शुरू से बोलते आ रहा, जो मेरे वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, मैं उन लोग को ये चीज बोलते आ रहा हूँ कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की को तुम ब्लेम नहीं कर सकते, उसकी परफॉर्मेंस क्रिटिसिज्म वर्दी नहीं है। ये चीज कल के मैच में भी दिखाया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की पिछले 3-4 गेम से वो लगातार दिखाते हुए आ रहे कि क्यों अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की क्रिटिसिज्म वर्दी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि पिछले सीजन से तुम देखते होगे कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट विंगर से नहीं मिल रहा था। फेरान टोरेस और अंसु फाटी तो बिल्कुल भी उस लिस्ट में नहीं थे। जो कुछ भी हो रहा था वो डेम्बेले और राफिनिया की तरफ से ही हो रहा था, पर अगेन राफिनिया ही बच रहा था लास्ट में, क्योंकि डेम्बेले भी काफी लंबे समय तक बाहर था इंजर्ड रहने की वजह से, और पेड्री भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, पर वो भी लास्ट सीजन काफी लंबे समय के लिए इंजर्ड हो गया था और इस सीजन भी वो इंजर्ड ही है। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मेन सपोर्ट किससे मिल रहा है भाई? हमारे राइट बैक से, हमारे लेफ्ट बैक से यानी कि अलेजेंड्रो बाल्डे से, और हमारे लेफ्ट विंगर यानी कि जाओ फिलिक्स के साथ में। मैंने कुछ इंटरव्यूज पढ़े हैं जहां पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की और जाओ फिलिक्स ये कह रहे हैं कि हम डे 1 से, ट्रेनिंग के पहले दिन से ही हम एक केमिस्ट्री बनाते हुए चल रहे हैं, हम एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हुए चल रहे हैं एक साथ, क्योंकि हम दोनों के बीच की अगर बॉन्ड अच्छी होगी तो हम इवेंचुअली जो है वो गेम के अंदर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो गेम के बीच में हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और सामने वाले टीम के अगेंस्ट में हम चांसेस क्रिएट कर पाएंगे और इवेंचुअली गोल भी मार पाएंगे। तो कल के मैच में काफी सारे पॉइंट्स थे जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई फ्रेंकी डी योंग इंजर्ड हो गया है। जी हाँ, फ्रेंकी डी योंग को पहले ही हाफ में सब्स्टिट्यूट किया गया, जिसको सब्स्टिट्यूट किया गावी ने। फ्रेंकी डी योंग के मेरे हिसाब से राइट थाई में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके हिसाब से प्रॉबेबली फ्रेंकी डी योंग जो है वो 2 से 3 हफ्ते के लिए बाहर होने वाला है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 1 महीना या 1.5 महीना भी हो सकता है। तो देखते हैं फ्रेंकी डी योंग कितना जल्दी रिकवर होकर वापस टीम में लौटते हैं। फ्रेंकी डी योंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है एफसी बार्सिलोना के लिए मिडफील्ड के अंदर, क्योंकि वो जो वर्सेटैलिटी लेके आता है ना भाई गेम में, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि चाहे आप उसको सेंटर बैक के पोजीशन में खिला लो, वो जाओ कैंसिलो के साथ सबसे ज्यादा अच्छा खेल उसके जो जब जाओ कैंसिलो बीच में आ रहा था, मिडफील्ड में आ रहा था अटैक क्रिएट करने के लिए, राइट पे एकदम वाइड जाकर के सामने अटैक पे जा रहा था, तो फ्रेंकी डी योंग डीप में जाकर के डिफेंस लाइन में खड़े हो रहा था कुंडे और क्रिस्टेंसन के साथ में। तो उसकी वर्सेटैलिटी पे तो कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकता। शावी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रेंकी डी योंग, जिसके जाने से ऑब्वियसली फर्क पड़ने वाला है फ्रेंकी डी योंग को। गावी और फ्रेंकी डी योंग के डायनामिक्स बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के डायनामिक्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, पर अगेन दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गावी फ्रेंकी डी योंग को कल रिप्लेस किया तो गावी का भी बहुत ज्यादा हाथ था कल के गेम में। गावी कैसी इंटेंसिटी लेके आता है ना, मैं तो फैन हूं भाई उस बंदे का, क्योंकि 18-19 साल का लड़का जो आपकी ऐसी इंटेंसिटी लेके आता है, 6-6 फुट के बंदों से आंख लड़ा के भिड़ रहा है, तो वो नेक्स्ट लेवल शिट है। और गावी के अंदर वो पावर है, गावी के अंदर वो बारसा डीएनए, गावी के अंदर वो इंटेंसिटी है, वो कैरेक्टर है, वो पागलपन लेके आता है, पिच में एनर्जी लेके आता है, जो कि एफसी बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एफसी बार्सिलोना का मेन चीज क्या है, मेन स्ट्रेंथ क्या है एफसी बार्सिलोना का? पोजेशन। और बार बार जब पोजेशन एफसी बार्सिलोना के हाथ से जाता है तो उसको पोजेशन कौन दिलवाता है? गावी दिलवाता है, चाहे वो सामने वाली टीम के हाफ में हो या उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस तो और भी नेक्स्ट लेवल है। और किसी प्लेयर की डिफेंसिव अवेयरनेस की बात करूं तो ओरियल रेमो भाई
मैं इस बंदे की तारीफ करते करते थक गया हूँ। इस बंदे की डिफेंसिव अवेयरनेस, इस बंदे का जो कंट्रोल है, जो कामनेस लेके आता है मिडफील्ड में, जो क्लीन गेम, उसको जितना कहा जाता है, उसको जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, जितना उसको करने को बोला जाता है, वो बंदे सिर्फ वही करता है और चुपचाप चले जाता है। जो कि मेरे हिसाब से बुस्केट्स को इससे अच्छा रिप्लेस कोई और नहीं कर सकता है। बुस्केट्स के जैसा गेम आईक्यू ओरियल रोमेरो के पास नहीं है, पर मेरे हिसाब से बुस्केट्स को इससे अच्छा रिप्लेस करने वाला प्लेयर और शायद ही मिलता है एफसी बार्सिलोना को। मेरे हिसाब से ओरियल रोमेरो टॉप प्लेयर, टॉप साइनिंग। अगेन मैं इस वीडियो में ओरियल रोमेरो की तारीफ करता हूं। और अगर बात करें थोड़ी सी विंगर्स की, यानी कि फेरान टोरेस की, तो कल मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कल एक आध गोल तो जरूर आएगा फेरान टोरेस की। जिस फॉर्म में वो चल रहा है तो ये एक्सपेक्ट करना बुरा नहीं है कि हर गेम में वो गोल स्कोर करने वाला है। लेकिन कल फेरान टोरेस को क्लियर चांस मिला भी था, जिसको बहुत इजीली, अभी जिस फॉर्म में है उस फॉर्म की बात करें तो उसको इजीली वो चांस को बरी कर देना चाहिए था, पर अगेन उसने वाइड मार दिया। यानी कि समझ में आता है कि कल का प्रेशर कितने ज्यादा था, कल मैच का इंटेंसिटी जो थी कितनी ज्यादा थी, कितने ज्यादा प्रेशर में थे प्लेयर्स, ये समझ में आता है। और अगेन अगर फेरान टोरेस जैसा प्लेयर हो जो कि अभी बहुत बुरे समय से बाहर निकल रहा है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करो। फेरान टोरेस बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखा रहा है और बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट फेज में है, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा हेट मत करना। तो मेरे हिसाब से कल के मैच का सबसे मेन पॉइंट क्या था, देखो तुम लोग, मैं जानता हूँ तुम लोग एज अ बार्सिलोना फैन कई कई बार जो है तुम लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हो शावी हर्नांडेज को, उसके प्लान्स को। जब जब वो 4 मिडफील्डर को लेके होता था तुम लोग काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हो, पर मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि शावी हर्नांडेज को थोड़ा टाइम दो, उसके ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाओ, क्योंकि वो जो मेन बारसों का डीएनए है, जो बारसा का जो मेन प्लेइंग स्टाइल है, वो बहुत ही अच्छे से समझता है शावी हर्नांडेस। उसका गेम आईक्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही रिच है उसका गेम आईक्यू। तो थोड़ा सा तुम समय दो, अगर वो तुम उसको समय दो तो धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव करता जाएगा। देखो जो साल दर साल, अगर तुम उसका पहले सीजन देखोगे तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, अगर तुम लास्ट सीजन देखोगे तो उसने और अच्छा परफॉर्म किया, और उसने इवेंचुअली एफसी बार्सिलोना को लीग टाइटल और सुपर कोपा डी एस्पाना भी दिलवाया। तो तुम लोग जो प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, उसके प्लान्स के ऊपर ट्रस्ट करो। वो ज़रूर एफसी बार्सिलोना को इस सीजन भी 2 या 3 ट्रॉफी तो ज़रूर दिला देगा। अगर ट्रैवल हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि एफसी बार्सिलोना को मेन टीम जो है वो कौन टेस्ट करने वाली है, यानी कि किसी बड़ी टीम से एफसी बार्सिलोना भिड़ेगी, तब देखने लायक होगा कि कितना ज़्यादा बार्सिलोना प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाती है, बहुत ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली भी कितना ज़्यादा, अगर किस सामने वाली टीम को पुश करती है। अगर बात करें रॉबर्ट लेवांडोव्स्की तो क्रिस्प फॉर्म में है, अगर बात करें जाओ फिलिक्स की तो वो भी क्रिस्प फॉर्म में है, और फेरान टोरेस भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ रोज मैच खेलने के लिए उतर रहा है। बात करें राफीना और लामिन यमाल की, तो दोनों ही राइट विंग पे खेल रहे थे। राफीना जो है थोड़े डीप में जो है ऑपरेट कर रहा था, लामिन यमाल प्रॉपर राइट विंगर के जैसे खेल रहा था। पर अगेन राफीना बहुत ही ज़्यादा ऑफ नहीं दिख रहा था अपने गेम से, दोनों अच्छा कंपनसेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, अच्छी केमिस्ट्री कनेक्शन दिखाते हुए खेल रहे थे राफीनिया और लामिन यमाल। राफीनिया ने जो है वो बिग चांस क्रिएट करके जाओ कैंसिलो को बॉल दिया था, जिसने कट बैक करके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का सेकंड गोल, यानी कि एफसी बार्सिलोना का सेकंड गोल जो था वहीं से क्रिएट हुआ। तो जो ये प्लान्स है शावी हर्नांडेज की, ये जो आइडियाज़ है और ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, वो एफसी बार्सिलोना के लिए काम आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले ग्रुप स्टेज के बाद जब राउंड ऑफ 16 नॉकआउट स्टेज चालू होगा, तो एफसी बार्सिलोना अगर किसी बड़े टीम से भिड़ती है तो कैसा परफॉर्म करेगी। और अगर लीग में बात करें या रियल मैड्रिड या एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ती है तो एफसी बार्सिलोना कैसा परफॉर्म करती है, ये चीज़ देखने लायक ज़रूर होगी। तो इसी के साथ वीडियो को रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपन मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।